हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र 2019 का कम्युनिकेशन वाला पार्ट देखेंगे। 2018 तक हम कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं 2019 के सीसेट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी समूह या संप्रेषण के प्रमुख प्रकार या प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दूसरा है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तीसरा है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। और चौथा ऑप्शन है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। अब पूछ रहा है कि इसमें केवल 3 सही है। ऑप्शन बी 2, 3 तथा 4 सही है। ऑप्शन सी 2 तथा 3 सही है, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सब सही हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि मानव जीवन के अस्तित्व एवं मानव विकास के लिए संचार आवश्यक है। दूसरों से अंतर क्रिया किए बिना कोई व्यक्ति, समूह या समाज प्रगति नहीं कर सकता। संचार जीवन को जीवंत बनाता है और संचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। कौन कौन से, ये देख लेते हैं। पहला है, संचार द्वारा मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति होती है एवं भावनात्मक स्तर पर संचार तुष्टीकरण का एक उपकरण बन जाता है। दूसरा है, देखते हैं, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तीसरा पॉइंट है, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। चौथा, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। पांचवा, संचार नवाचार प्रसारण में भी उपयोगी होता है। तो इसलिए से इसका विकल्प जो है वो डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए है जन संप्रेषण, ऑप्शन बी है द्विक संप्रेषण, ऑप्शन सी है त्रयात्मक संप्रेषण, या ऑप्शन डी है अनुज्ञात्मक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विक संप्रेषण। अब इसका चाहे तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण वह संचार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संचारक द्वारा प्रेषित संवाद प्रापक तक सीधे पहुंचाया जाता है। अन्य शब्दों में, एक व्यक्ति अपने विचारों, मतों, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक संचारित करता है, या दूसरा व्यक्ति सीधे संचारक के विचारों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार का संचार जो है वो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है, और अंतर्वैयक्तिक संचार को प्रायः द्विक संप्रेषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक, देखिए इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही करते हैं, स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। ऑप्शन ए है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन सी है तीसरे पक्ष के द्वारा, या ऑप्शन डी है तटस्थ पक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। राइट आंसर प्रत्येक व्यक्ति। नेक्स्ट है, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रंग विद्या, ऑप्शन बी है एक रंग अनुसूची, ऑप्शन सी है बहुरंग अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी है रंग विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रंग विद्या, जिसे क्रोमैटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक पुनर्रचना, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक द्वैतवाद, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक दक्षता, या ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक सहजता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक दक्षता। नेक्स्ट है, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन बी, अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वे आपको दिशा प्रदान करें। अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वे आपको दिशा प्रदान करें। ऑप्शन सी है, अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं, या ऑप्शन डी है कि मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव
सही है। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। ऑप्शन ए है लोचशीलता, ऑप्शन बी है अमूर्तता, ऑप्शन सी है विस्थापन, या ऑप्शन डी है संदर्भ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संदर्भ। इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार सामाजिक संबंधों को कायम रखने वाली धुरी है। अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल को प्रभावी एवं सफल बनाने में सहायक तत्व इस प्रकार हैं। पहला है स्वरहस्योद्घाटन, दूसरा है भावाभिव्यक्ति, तीसरा है आत्मदृढ़ता, चौथा है स्पष्टता, पांचवा है संदर्भ एवं समय आदि। संदर्भ से तात्पर्य समकालीन विषय में व्यक्त किए गए अर्थ से है, क्योंकि संदर्भ बदलने से अर्थ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संदर्भ एवं समय को ध्यान में रखते हुए संचारक को संवाद का संचारण करना चाहिए। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ ही होता है, अतः इसका विकल्प डी, संदर्भ, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? ऑप्शन है चरम संशक्तिशीलता, ऑप्शन बी है लक्ष्य के प्रति समर्पण, ऑप्शन सी है ईमानदारी तथा विश्वसनीयता, और ऑप्शन डी है प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरम संशक्तिशीलता। नेक्स्ट है, निर्णय लेने का पहला चरण है। ऑप्शन ए प्राथमिकताओं को स्थापित करना, ऑप्शन बी विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, ऑप्शन सी समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना, और ऑप्शन डी कार्यविधियों को निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना। यह निर्णय लेने का पहला चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 चरण है, देख लेते हैं कौन कौन सा। प्रशासन में निर्णयन एक दैनंदिन गतिविधि तथा एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाला स्वाभाविक कार्य है। प्रसिद्ध विद्वान हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए थे। किसने बताया था? हर्बर्ट साइमन ने। तो कौन कौन सा है? पहला है आसूचना क्रिया, जिसे देखिए अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं, जो आसान भाषा में है। आसूचना क्रिया यह निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है, जिसमें समस्या का पता लगाया जाता है तथा आवश्यक सूचना, आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार इस चरण में निर्णय लेने के अवसरों तथा स्थितियों का पता लगाया जाता है। दूसरा चरण कौन सा है? डिजाइन एक्टिविटी या प्रारूप क्रिया। इस द्वितीय चरण में विभिन्न विकल्पों तथा संभावित कार्यविधियों का विकास एवं विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार यह चरण विद्यमान समस्या तथा उसके संभावित विकल्पों के आकलन और समाधान के संबंध में चिंतन का है। और तीसरा चरण क्या है? विकल्प चयन क्रिया, यानी कि चॉइस एक्टिविटी। इस तीसरे एवं अंतिम चरण में समस्त उपलब्ध विकल्पों या कार्यविधियों में से किसी एक का चयन कर लिया जाता है। ठीक है, जो निर्णयकर्ता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट होता है। इसलिए से इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, ऑप्शन बी है उपयोगिता, गुप्तता, असंवादिता, ऑप्शन सी है गुप्तता, असंवादिता और छल, और ऑप्शन डी है विषमता, असंवादिता और विपथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? ऑप्शन ए है बुद्धिोत्तेजक, ऑप्शन बी है डेल्फी तकनीक, ऑप्शन सी है नामिक समूह तकनीक, या ऑप्शन डी है क्रमिक समूह तकनीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामिक समूह तकनीक। राइट आंसर नामिक समूह तकनीक।
वह कौन सा मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? ऑप्शन है परिकल्पना निरूपण, ऑप्शन बी है प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि, या फिर ऑप्शन डी है साधन साध्य विश्लेषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकार्यात्मक स्थिरता। प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है वो समस्या समाधान में सहायक नहीं। निर्णय क्षमता का सार है। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, ऑप्शन बी है विकल्पों के मध्य चयन करना, ऑप्शन सी वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना, या ऑप्शन डी अनुश्रवण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्पों के मध्य चयन करना। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रोक्सेमिक्स के रूप में, काइनेसिक्स के रूप में, पैरालैंग्वेज के रूप में, या फिर क्रोनेमिक्स के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनोमिक्स के रूप में जाना जाता है। इसको अगला देखते हैं कि गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष कौन सा है? लोकोत्तेजक, श्रद्धामूलक, दयामूलक, या फिर अज्ञान मूलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक उत्तेजक। निम्नलिखित में से कौन सा किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? ऑप्शन है उपयोगिता का आकलन, ऑप्शन बी है प्रतिनिध्यात्मकता, ऑप्शन सी है उपलब्धता, और ऑप्शन डी है अभियोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोगिता का आकलन। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक शैली, ऑप्शन बी है संप्रत्यात्मक शैली, ऑप्शन सी है निर्देशात्मक शैली, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक शैली। राइट आंसर निर्देशात्मक। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि। ऑप्शन ए कभी इरादतन नहीं होती, ऑप्शन बी सदैव इरादतन होती है, ऑप्शन सी शायद ही कभी लाभदायक होती है, या ऑप्शन डी कभी कभी गैर इरादतन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कभी कभी गैर इरादतन भी प्रतिपुष्टि होती है। नेक्स्ट, जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। ऑप्शन ए केंद्रीकृत नेटवर्क में, ऑप्शन बी प्रतिबंधित नेटवर्क में, ऑप्शन सी समस्याोन्मुख नेटवर्क में, या फिर ऑप्शन डी विकेंद्रित नेटवर्क में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकेंद्रित नेटवर्क में। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो पहला ऑप्शन है नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। ऑप्शन बी है संवाद, सारांश और आत्म समीक्षा। ऑप्शन सी है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति। और ऑप्शन डी है वैयक्तिक कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। नेक्स्ट है एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। ऑप्शन है डेल्फी तकनीक, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीक, या बुद्धिोत्तेजक, मतलब बुद्धि का जो है उत्तेजक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यही ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्धिोत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन प्रवाद या ग्रे पॉइंट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है। ऑप्शन बी है यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है। ऑप्शन सी है यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है।
ऑप्शन डी है, यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, यह गलत है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। ऑप्शन ए आद्य प्ररूप, ऑप्शन बी समकालिक, ऑप्शन सी अतुल्यकालिक, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा समकालिक और अतुल्यकालिक दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समकालिक। इसी के साथ 2019 का संचार के प्रश्न समाप्त होते हैं। 2020 को हम अब अगली श्रृंखला में देखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।